हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और सोमैटिक हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे थे, तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर का ही एक चैप्टर है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड सोमैटिक हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। प्रोटोप्लास्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के कौन कौन से मेथड हैं, उनको किसने जो है बताया, किसने जो है डेवलप किया, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट है क्या। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या है। जैसा कि आपको पता है कि एक जो प्लांट सेल होती है, इसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्लांट सेल को बनाते हैं। तो इसमें सेल वॉल होती है और इसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर इसके बाद अंदर न्यूक्लियस और ये सब प्रोटोप्लाज्म जो है इसके अंदर भरा रहता है, मतलब जीव द्रव्य इसके अंदर भरा रहता है। ठीक है, तो ये एक प्लांट सेल होती है। अब इस प्लांट सेल से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें, ये सेल वॉल जो है इसको हम रिमूव कर दें, तो एक हमको जो है सेल मिलेगी जिसमें सेल वॉल नहीं होगी, एक प्लांट सेल हमको मिलेगी जिसमें सेल वॉल नहीं होगी। तो इसी जो है सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसी को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो टर्म है, ये सबसे पहले हैंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, हैंस्टीन। इन्होंने 1880 में जो है ये टर्म दिया था। 1880 में हैंस्टीन के द्वारा प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया गया था। अब प्रोटोप्लास्ट टर्म जो है ये दिया तो गया, लेकिन इस प्रोटोप्लास्ट टर्म की यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और आप समझ लीजिए कि अगर इस प्रोटोप्लास्ट से इस न्यूक्लियस को भी हम निकाल दें, अगर हम इस न्यूक्लियस को निकाल दें, यहाँ मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके बाद जो है हम यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या करें, न्यूक्लियस रिमूव, अगर इसको हम रिमूव कर दें तो हमको जो है फिर एक इस तरीके की सेल मिलेगी जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, केवल क्या है, प्रोटोप्लास्ट विदाउट न्यूक्लियस है। मतलब इसमें सेल के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, केवल और केवल प्रोटोप्लाज्म है, मतलब जीव द्रव्य है। ठीक है, तो ये जो सेल बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइटोप्लास्ट। इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लास्ट कहेंगे। इसको हम कहेंगे साइटोप्लास्ट। ठीक है, तो ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट एंड ए प्रोटोप्लास्ट विदाउट न्यूक्लियस इज साइटोप्लास्ट। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आपने समझा होगा, जाना होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी यूटिलिटी क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमको जब एक हाइब्रिड बनाना होता है तो हम दो अलग अलग वैरायटीज के बीच में क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने का मतलब यह है कि एक पेरेंट के मेल को हम जो है दूसरी पेरेंट के फीमेल पे ट्रांसफर करते हैं, मतलब हम पॉलिनेशन कराते हैं। पॉलिनेशन कराने के बाद जो है एक हाइब्रिड बनता है। ठीक है, तो हमको जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेल पेरेंट है और ये एक फीमेल पेरेंट है। ठीक है, और ये मान लीजिए दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब दोनों में जो है मेल भी है और फीमेल भी है। तो हमको अगर यहाँ पे जो है पॉलिनेशन कराना रहता है तो इस फीमेल फ्लावर से हमको मेल को रिमूव करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं विपुंसीकरण। तो इस फीमेल से पहले हम मेल को हटाते हैं, उसके बाद यहाँ से मेल से जो है हम, इस मेल से हम जो है मेल
मतलब पॉलिन ग्रेन्स को ला करके यहाँ पे पॉलिनेट कराते हैं। तो इस तरीके से एक जो है हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो है क्रॉसिंग की एक पूरी प्रोसेस है। कॉमर्शियल लेवल पे हालांकि जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का फंडा है वो दूसरा है कि हम जो है जो भी एक निर्धारित क्रम है उस क्रम में हमने जो है फीमेल को लगा दिया और इसके दोनों साइड में हमने मेल को लगा दिया और हमने जो है पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया, उसको ओपन पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। या फिर पैडी के केस में हमने जैसे आपको बताया है कि रोप पुलिंग के थ्रू करते हैं, जैसे हम रस्सी के थ्रू जो है इसको इस तरीके से करते हैं। ये फीमेल लाइन है, इधर से रस्सी से खींच देते हैं, इधर से रस्सी से खींच देते हैं और ये फीमेल लाइन में जो भी सीड बनते हैं वो क्या बनते हैं, हाइब्रिड सीड बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी मशक्कत की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी जो है एक प्रकार से ये टाइम टेकिंग भी है और टेडियस है नहीं, मतलब बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो अच्छा, इसमें बहुत सारा लिमिटेशन भी है। अगर हम एक ही स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस कराते हैं तब तो ठीक है, क्रॉसिंग हो जाता है, क्रॉसिंग सक्सेस होता है, एक सक्सेसफुल हाइब्रिड हमको जो है मिलता है। लेकिन अगर हम अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराना चाहते हैं, अगर हम अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराना चाहते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए जिया मेज का क्रॉस कराना चाह रहे हैं हम जो है व्हीट से, ट्रिटिकम एस्टिवम से, तो यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। जैसे जिया मेज में क्या है भाई, जो सिल्क हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और जो व्हीट का पॉलन है उसमें पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट बहुत ही, मतलब उसकी जो पॉलन ट्यूब होती है उसकी लेंथ जो है बहुत छोटी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इसकी सिल्क को क्रॉस करके उसके बाद ओव्यूल को फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पीशीज बैरियर्स होते हैं, मतलब हम अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस नहीं करा सकते हैं। हो भी जाता है क्रॉस तो जो एम्ब्रियो होता है वो एबॉर्ट कर जाता है क्योंकि बहुत सारी म्यूटिक इरेगुलरिटीज होती हैं। तो अलग अलग स्पीशीज के बीच में मतलब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो बनाते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाता, उसमें बहुत सारे प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स होते हैं और इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है कि हम भाई इमेस्कुलेशन करें, पॉलिनेशन करें या नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेस हमको करनी पड़ती है। अब इस तरीके के हाइब्रिड बनाने के लिए अगर हम इस तरीके मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है मान लीजिए किसी एक प्लांट से हमने क्या किया भाई, हमने जो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया। मतलब मान लीजिए हमने मेज से जो है, कॉर्न से हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया और हमने व्हीट से भी जो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया और इन दोनों को हमने जो है प्रॉपर फ्यूसोजन के उपस्थिति में हमने क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। तो इससे एक हमको मिल सकता है सोमैटिक हाइब्रिड, इससे हमको एक मिल सकता है सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो सेल के फ्यूजन से बना है, सोमैटिक सेल के फ्यूजन से बना है, इसीलिए हम इसको सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको सेक्सुअल हाइब्रिडेशन नहीं कराना पड़ा, हमको जो है क्रॉसिंग नहीं करानी पड़ी, हम जो है यहाँ पे दो सेल्स के आपस में फ्यूज कराने से एक हाइब्रिड जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया जाता है। अभी आप उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्रोटोप्लास्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब मान लीजिए हम जो है एक ही स्पीशीज का जो है न्यूक्लियस चाह रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर जो जीन है वो हम एक ही स्पीशीज का चाह रहे हैं, दूसरे स्पीशीज का हम केवल साइटोप्लाज्म चाह रहे हैं, हम जो है न्यूक्लियर जीन नहीं चाह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर जीन जो है फेवरेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है एक स्पीशीज का जिसको हमको न्यूक्लियर जीन नहीं चाहिए उसका हम साइटोप्लास्ट ले सकते हैं और दूसरे का हम प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक हाइब्रिड बना सकते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म तो दो सेल्स का होगा लेकिन न्यूक्लियस केवल एक सेल का होगा। तो ऐसे सोमैटिक हाइब्रिड को हम बोलेंगे साइब्रिड, ऐसे सोमैटिक हाइब्रिड को हम बोलेंगे साइब्रिड या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो कहने का मतलब ये है जो प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट हम आइसोलेट कर रहे हैं ये हम जो है सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के लिए जो है कर रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का आपके नाम ही है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो सोमैटिक हाइब्रिड बना रहे हैं इसकी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे।
और ये जो हाइब्रिड बनेगा इसको हम सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। अब यहाँ पे चूंकि हाइब्रिड जो है ये भी दो कोशिकाओं के फ्यूजन से ही बना है, तो सोमैटिक हाइब्रिड तो ये भी है, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक टर्म दे रहे हैं साइब्रिड या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, ना कि न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो एक सेल में था ही नहीं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म दोनों में था और दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या हुआ है, फ्यूज हुआ है, जिससे एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड जो है बना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि प्रोटोप्लास्ट है क्या और प्रोटोप्लास्ट हम आइसोलेट क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम समझ लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किस तरीके से किया जाता है, इसके कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट टर्म जैसा कि हमने आपको बताया कि हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जो है दिया गया, हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1880 में जो है प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया गया। ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट टर्म जो है हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1880 में दिया गया। क्लेरकर महोदय एक थे, क्लेरकर, ठीक है, क्लेरकर महोदय थे। इन्होंने 1892 में 1892 में मैकेनिकल मेथड को डेवलप किया, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का मैकेनिकल मेथड को इन्होंने डेवलप किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट सेल्स हैं इसमें माइक्रो सर्जरी के द्वारा जो है इन्होंने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया। माइक्रो सर्जरी का मतलब ये है कि हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे सर्जरी कर रहे हैं, मतलब जो सेल है उसमें हम सर्जरी कर रहे हैं और उससे हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने किया क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेल है, इसको अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, इसको हम एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, ये एक सेल है, इसको हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, तो इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल करके आ जाएगा, मतलब इसमें एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जैसे कि देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे सोल्यूशन का हाई है और सेल सैप का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो इस सेल सैप से जो है वाटर निकल करके कहाँ पे आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा, तो ये एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, जिससे जो सेल है ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, इस सेल में जो है माइक्रो सर्जरी, मतलब यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया, इसको जो है तेज जो है धार वाले शार्प जो है ब्लेड से इन्होंने क्या किया, ब्लेड का यूज कर सकते हैं, स्कालपेल्स का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसको क्या किया, इसको डाइसेक्ट कर दिया, इसको कट कर दिया। कट करने के बाद इसको फिर से, मतलब ये जो सेल है ये क्या कहलाएगी, प्लाज्मोलाइट सेल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्लाज्मोलाइट सेल कहलाएगी, ये चीज हमने आपको बताया है। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइट सेल हो गई और इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कट किया है। अब इसको क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, इसको क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो जो ये सेल है इसमें कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो यहाँ पे सोल्यूशन से वाटर या फिर सॉल्वेंट निकल करके इस सेल के अंदर जाने लगेगा और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंडो ऑस्मोसिस कहलाएगी, इंडो ऑस्मोसिस कहलाएगी। और इस इंडो ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होगा कि ये जो है सेल जो होगी ये फिर से जो है डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगी, मतलब जो है इसके अंदर पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा इंडो ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये क्या होगी, सेल जो है फूलेगी। यहाँ पे जो हमने कट लगाया था इसकी जो वाल है ये हट जाएगी, इसकी जो वाल है ये हट जाएगी, और जब वाल हट जाएगी तो हमको यही तो करना था, हमको जो है प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन जो है मैकेनिकल मेथड में किया जाता है और इसको सबसे पहले क्लेरकर ने जो है 1892 में यूज किया था इस मेथड को। सबसे पहले सेल को जो है प्लाज्मोलाइज किया,
प्लाज्मोलाइज कराने के बाद उसको हमने जो है शार्प जो है ब्लेड या फिर स्कालपेल से उसको क्या किया, माइक्रो सर्जरी कट कर दिया। कट करने के बाद इसको हमने डीप्लाज्मोलाइज किया। डीप्लाज्मोलाइज करने से क्या होगा, जो सेल की वॉल है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि ग्रेप्स वगैरह, अंगूर को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो वो क्या होगी, उसके अंदर का जो सेल सैप है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो बाहर चला जाएगा, जिससे जो अंगूर है वो सिकुड़ जाएगा और किशमिश बन जाएगा, रेजिन बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम उस पर जो है तेज ब्लेड से क्या करें, शार्प ब्लेड से हम क्या करें, कट कर दें। कट करने के बाद उसको हम डीप्लाज्मोलाइज कर दें, मतलब उसको हम वाटर में डाल दें, तो क्या होगा, अंगूर जो है फूल जाएगा और उसके ऊपर की जो लेयर है वो हट जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है क्लेरकर ने मैकेनिकल मेथड से जो है प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया था। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि भाई जब हम डाइसेक्ट करते हैं, जब कट करते हैं, तो कट करने से क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट भी डैमेज हो जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट डैमेज हो जाएगा, मतलब जो है यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी जो है कम रहेगी, प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी जो है कम रहेगी। ठीक है, तो एक तो ये डिसएडवांटेज होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम क्योंकि माइक्रो सर्जरी कर रहे हैं, तो जो सेल होंगी वो बड़ी होनी चाहिए, साइज में जो है बड़ी होनी चाहिए, और हाईली वैक्यूलेटेड होंगी तो बड़ी होंगी, कहने का मतलब ये है। तो ये जो मैकेनिकल मेथड है ये हाईली वैक्यूलेटेड सेल से ही जो है किया जा सकता है। लार्ज साइज वाली जो सेल्स हैं उसमें ही किया जा सकता है। स्मॉल साइज की सेल्स जिसमें वैक्यूल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, उनमें ये प्रोसेस नहीं की जा सकती। हाईली वैक्यूलेटेड सेल्स जैसे अनियन स्काल्स वगैरह, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उनसे क्या जा सकता है, भाई जो प्याज है वो क्या है, पूरा पत्तियों का एक पूरा झुंड ही तो है, तो अनियन स्काल्स जो है उससे क्या जा सकता है नहीं, या फिर बीट रूट वगैरह की जो सेल्स हैं उससे किया जा सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड जो है हाईली वैक्यूलेटेड सेल से ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो मैकेनिकल मेथड हो गया भाई। इसके बाद जो है दूसरा जो मेथड है वो है एंजाइमेटिक मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड। अब ये जो एंजाइमेटिक मेथड है ये सबसे पहले जो है ईसी कॉकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ईसी कॉकिंग। ईसी कॉकिंग के द्वारा 1960 में जो है यूज किया गया। ईसी कॉकिंग के द्वारा 1960 में यूज किया गया। इन्होंने जो है सेलुलेज एंजाइम का यूज किया था प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, इन्होंने सेलुलेज एंजाइम का यूज किया था। ठीक है, अच्छा उस समय पे भाई सेलुलेज का यूज तो इन्होंने किया था, लेकिन लार्ज जो प्रोडक्शन है, लार्ज लेवल पे जो एंजाइम्स का जो प्रोडक्शन है वो जो है एक दूसरे साइंटिस्ट थे, टकाबे। ठीक है, टकाबे एटाल, इनकी पूरी टीम थी। ठीक है, तो इन्होंने 1968 में कॉमर्शियल लेवल पे जो है एंजाइम्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। कॉमर्शियल लेवल पे एंजाइम्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने 1971 में 1971 में जो है सबसे पहले जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर से जो है प्लांट को रीजनरेट किया था। सबसे पहले प्लांट रीजनरेशन की अगर बात आएगी तो सबसे पहले जो है ये टकाबे एट आल ने 1971 में जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर की तरफ प्लांट को रीजनरेट किया था। ठीक है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है एंजाइम्स का टकाबे 1968 और प्लांट को रीजनरेट किया सबसे पहले टकाबे ने 1971 में। ठीक है, तो एंजाइमेटिक मेथड में है क्या, ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं जो प्लांट सेल होती हैं, हमने आपको बताया जो प्लांट सेल है भाई इसमें क्या है कि सेल वॉल है, और ये जो प्लांट सेल है ये बहुत सारी जो है इस तरीके से सेल आपस में जुड़ी होती हैं। किसके थ्रू जुड़ी होती हैं, मिडल लैमेला के थ्रू जो है इस तरीके से जुड़ी होती हैं, और ये जुड़ करके जो है एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके से पूरा चैम्बर जो है आपको दिखता है प्लांट सेल में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चैम्बर होता है, और ये जुड़ करके एक पूरा टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, मिडल लैमेला कर रहा है। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, मिडल लैमेला कर रहा है। ठीक है, मिडल लैमेली कर सकते हैं। ठीक है, ये कर रहा है, और ये बना हुआ है किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। ये भी प्लस प्लस होता है और ये भी प्लस प्लस होता है। ठीक, इसका बना हुआ है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको तोड़ने के लिए हमको चाहिए भाई पेक्टिनेज एंजाइम।
हमको क्या चाहिए, पेक्टिनेज एंजाइम। तो अगर हम पेक्टिनेज एंजाइम डालें तो ये जो मिडल लैमेला है ये क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, और ये जो सेल्स हैं ये क्या होंगी, इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगी, इस तरीके से अलग अलग जो है हो जाएंगी, ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। पेक्टिनेज में एक एंजाइम बहुत ही कॉमनली यूज किया, पेक्टिनेज तो एक ब्रॉड टर्म है ना, तो पेक्टिनेज के लिए एक एंजाइम जो है मसेरोजाइम है, ठीक है, मसेरोजाइम, मसेरोजाइम एंजाइम है, ये जो है यूज किया जाता है। मसेरोजाइम एक पेक्टिनेज एंजाइम है जो कि जो है यूज किया जाता है एंजाइमेटिक मेथड में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, मसेरोजाइम, ठीक है। और ये जो मसेरोजाइम एंजाइम है ये राइजोपस, राइजोपस फंगस से जो है आइसोलेट किया गया है, राइजोपस फंगस से जो है ये आइसोलेट किया गया है मसेरोजाइम। मसेरोजाइम एक प्रकार से पेक्टिनेज है, ठीक है। तो इसमें एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है कि भाई हमने जो है यहाँ पे मसेरोजाइम समझ लीजिए डाल दिया, हमने जो है मसेरोजाइम जो है मीडिया में हमने क्या किया, डाल दिया। तो मसेरोजाइम डालने से क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये आपस में ब्रेक हो जाए, मतलब अलग अलग जो है हो जाएंगी, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पे मिडल लैमेला तो ब्रेक हो गया है, लेकिन इसके बाद क्या है भाई, प्राइमरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल है, और प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल में क्या होता है भाई, सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है और हेमी सेलुलोज होता है, यही सब तो होता है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होता है। तो हम अब क्या करेंगे, अब जो है मीडिया में हम क्या डाल देंगे, सेलुलेज एंजाइम और हेमी सेलुलेज एंजाइम डाल देंगे, सेलुलेज और हेमी सेलुलेज एंजाइम डाल देंगे। जब ये एंजाइम डाल देंगे तो क्या होगा, जो प्राइमरी सेल वाला और सेकेंडरी सेल वाला है वो भी डिग्रेड हो जाएगी, और इस तरीके से हमको प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। तो ये जो है एंजाइमेटिक मेथड है, जिसमें कि हम पहले जो है पेक्टिनेज एंजाइम डाल रहे हैं, पेक्टिनेज एंजाइम मिडल लैमेला को डिग्रेड कर दे रहा है, उसके बाद फिर हम हेमीसेलुलेज एंड सेलुलेज एंजाइम डाल देना है, जिससे जो है प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल डिग्रेड हो जा रही है और हमको प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होकर के मिल जा रहा है। तो दिस इज द एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, ठीक है, जिसको ईसी कॉकिंग ने 1960 में डेवलप किया था, ईसी कॉकिंग 1960। कॉमर्शियल लेवल ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन जो है टकाबे 1968 ने स्टार्ट किया, और प्लांट को सबसे पहले रीजनरेट किया प्रोटोप्लास्ट कल्चर के द्वारा, इसे टकाबे अटाल 1971 में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा एंजाइमेटिक मेथड। अब एंजाइमेटिक मेथड दो तरीके के होते हैं, देखिए, एक तो सीक्वेंशियल मेथड या फिर टू स्टेप मेथड, सीक्वेंशियल या फिर टू स्टेप मेथड, सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल या फिर टू स्टेप मेथड। तो टू स्टेप मेथड में क्या, पहले हमने जो है मीडिया में क्या डाला, पेक्टिनेज डाल दिया, पेक्टिनेज ने जो है मिडल लैमेला को डिग्रेड कर दिया, उसके बाद उसको हमने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के दूसरे जो है मीडिया में हमने क्या किया, हमने सेलुलेज और हेमी सेलुलेज डाला, मतलब दो स्टेप में जो है हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर रहे हैं। दूसरा जो मेथड है वो है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस या फिर जो है वन स्टेप मेथड। इसमें क्या है, हम पेक्टिनेज और हेमी सेलुलेज, सेलुलेज तीनों जो है एक साथ में डाल देंगे और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये एंजाइमेटिक मेथड है। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट तो भाई आइसोलेट हो गया, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो गया। अब इस प्रोटोप्लास्ट का क्या करेंगे, या तो कल्चर करके हम जो है क्या करें, कल्चर करके हम प्लांट रीजनरेट कर लें, या फिर जो है हम फ्यूजन के थ्रू हम सोमैटिक हाइब्रिड बना लें, और सोमैटिक हाइब्रिड भी बना करके हम क्या करेंगे, प्लांट को रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट करें, क्योंकि हमको अल्टीमेट क्या चाहिए, प्लांट ही तो चाहिए हमको भाई। जब तक प्लांट रीजनरेट नहीं करेंगे तो सोमैटिक हाइब्रिड मतलब सेल हाइब्रिड क्या करेंगे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सोमैटिक हाइब्रिडेशन में क्या करेंगे, हम जो है आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जो हेट्रोकारियन बनेगा उससे हम क्या करेंगे, प्लांट को रीजनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं सोमैटिक हाइब्रिडेशन की प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ये हमने जो है भाई लीफ ले ली, ठीक है, स्ट्रेन ए, और यहाँ पे हम जो है एक लीफ ले लेते हैं भाई स्ट्रेन बी, और इससे हम क्या करते हैं भाई, प्रोटोप्लास्ट जो है आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ से भी हम जो है सॉरी
यहाँ से मान लीजिए हम जो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेते हैं भाई इस तरीके से, ठीक है। ये हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया और यहाँ से भी हमने जो है इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे भाई, प्लेटिंग करेंगे। प्लेट में जो है हम इसको रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट को रख दिया भाई, ये जो है हमने प्रोटोप्लास्ट को रख दिया। हम यहाँ पे 2 ही प्रोटोप्लास्ट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रोटोप्लास्ट रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूसोजन डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे, फ्यूसोजन डाल देंगे भाई। फ्यूसोजन जैसे कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो मैं आपको बता रखा हूं, पेज, ठीक है, इसको बोलते हैं पेज, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि फ्यूसोजन का काम करता है। तो अब यहाँ पे हमने जो है क्या किया, पेज या फिर फ्यूसोजन का ट्रीटमेंट दे दिया। इसके बाद क्या होगा भाई, जो है देखिए प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन स्टार्ट हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा भाई, ये एक जो है सेल बनेगी और इस सेल में जो है क्या होगा, देखो यहाँ पे भाई साइटोप्लाज्म जो है ये ग्रीन कलर का हमने बना दिया और यहाँ पे भी हमने जो है ये ब्लैक कलर का साइटोप्लाज्म बना दिया। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का साइटोप्लाज्म बना दिया, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दोनों का फ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से न्यूक्लियस क्या हुआ भाई, फ्यूज हो गया। फ्यूज हो करके ये हमने बना दिया, ठीक है। और इसके बाद साइटोप्लाज्म भी दोनों को यहाँ पे इस तरीके से फ्यूज हो जाएगा और ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, सोमैटिक हाइब्रिड जो है बन जाएगा। ये जो है यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिड बन जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस क्या हुआ, आपस में फ्यूज हो गया है और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया है। तो ये एक प्रकार से क्या है, कंप्लीट हाइब्रिड है। ये क्या है, कंप्लीट हाइब्रिड है, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म भी फ्यूज है और न्यूक्लियस भी फ्यूज्ड है, ठीक है, न्यूक्लियस भी फ्यूज्ड है। लेकिन मान लीजिए अगर जो है यहाँ पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, मान लीजिए ये इस तरीके की प्रोसेस हुई, ये किस तरीके की प्रोसेस हुई भाई, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस ये आ गया और यहाँ पे न्यूक्लियस ये आ गया और साइटोप्लाज्म इसमें जो है दोनों का है। सपोज डैट इस तरीके से साइटोप्लाज्म जो है दोनों का है। उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ और 2 हाइब्रिड जो है बन गए, 2 हाइब्रिड इस तरीके से बन गए। एक में जो है इस तरीके से साइटोप्लाज्म तो दोनों का है लेकिन न्यूक्लियस केवल और केवल एक ही का है और दूसरा हाइब्रिड ये बन गया। मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस तो एक ही का है लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है, दोनों का है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है और साइटोप्लाज्म का फ्यूजन दोनों में हो गया है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे साइब्रिड, ये कहलाएंगे साइब्रिड या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गया कि हमने जो है 2 स्ट्रेन का हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया और फ्यूसोजन का ट्रीटमेंट दे दिया। फ्यूसोजन का ट्रीटमेंट देने के बाद भाई फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर के एक सोमैटिक हाइब्रिड बनेगा। सोमैटिक हाइब्रिड ये भी है और सोमैटिक हाइब्रिड ये भी है, लेकिन ये कंप्लीट हाइब्रिड है और ये क्या है, ये साइब्रिड है, मतलब साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है। यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है जबकि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, ठीक है, कोशिका द्रव का फ्यूजन हुआ है। तो ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहलाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको कल्चर करेंगे। हम इसको अब ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे की प्रोसेस बताने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे
इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे भाई, कल्चर करेंगे। सोमैटिक हाइब्रिड बन गया, इसको हम क्या करेंगे भाई, कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद क्या होगा, ये हमने जो है एक सोमैटिक हाइब्रिड बना लिया, ठीक है, ये हमने सोमैटिक हाइब्रिड बना लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, वाल का जो है रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो वाल है वो फिर से जो है बनने लगेगी। जो वाल जो है डिग्रेड हुई है वो वाल का रीजनरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या बनेगा भाई, इसके बाद देखिए यहाँ जो है मान लीजिए हम इस तरीके से दिखा देंगे, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन मतलब डिवीजन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद जो है इस तरीके से सेल क्लम्स बन जाएंगी, सेल क्लम्स बन जाएंगी, बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा। इसके बाद फिर जो है भाई कैलस का फॉर्मेशन, बहुत सारा और जो है कोशिकाएं इस तरीके से ग्रुप में आ जाएंगी। फिर जो है क्या बनेगा भाई, कैलस टिश्यू बन जाएगा। कैलस टिश्यू में फिर जो है हम शूट फॉर्मेशन और फिर रूट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा भाई, प्लांट जो है रीजनरेट हो जाएगा, प्लांट जो है रीजनरेट हो जाएगा। स्पेस कम है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हम जो है 2 स्ट्रेन का हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया, उसको फ्यूजन ट्रीटमेंट दे दिया, उसमें फ्यूजन स्टार्ट हो गया और फिर एक कंप्लीट हाइब्रिड बन सकता है या फिर हाइब्रिड बन सकता है। और फिर इसको हम कल्चर करेंगे तो सेल वाल का रीजनरेशन होगा, उसके बाद डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर इससे जो है हम प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोमैटिक हाइब्रिडेशन और हाइब्रिड, कंप्लीट हाइब्रिड की चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आपने जो है ये देख लिया कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कैसे करते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे अभी बतानी है कि जो हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कर रहे हैं, जब हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कर रहे हैं तो होता क्या है कि जो चूंकि वाल जो है डिग्रेड हो रही है, जब वाल डिग्रेड हो रही है तो क्या होगा कि एक हमको जो है प्रोटोप्लास्ट मिल रहा है और जिसमें केवल और केवल क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल नहीं है। तो यहाँ पे इसको डैमेज हो सकता है, ऑस्मोसिस की वजह से भी इसको डैमेज हो सकता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो सकती है, एक प्रेशर की वजह से ये भी जो है प्रोटोप्लास्ट जो है ये भी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम यूज करते हैं ऑस्मोटिकम, हम यूज करते हैं ऑस्मोटिकम। तो इसको ऑस्मोटिक डैमेज से बचाने के लिए हम यूज करते हैं ऑस्मोटिकम, ठीक है। जब हम आइसोलेशन करते हैं तो आइसोलेशन वाले कल्चर में ही जो है हम ऑस्मोटिकम को ऐड कर देते हैं, हम जो है ऑस्मोटिकम को ऐड कर देते हैं। तो ये ऑस्मोटिकम जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो आयोनिक और एक नॉन आयोनिक, ठीक है, आयोनिक और नॉन आयोनिक। आयोनिक का मतलब होता है जो आयन का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, KCl, कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, है नहीं, और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया MgSO4। तो ये जो है क्या है, ये आयनिक है, जैसे ये आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे KCl में माइनस का होता है, MgSO4 में भी माइनस होता है, तो ये आयनिक है। और नॉन आयनिक में क्या है, जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे सॉर्बिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, मैनिटॉल हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सभी जो है हम यूज करते हैं एज ए ऑस्मोटिकम, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो प्रोटोप्लास्ट हम आइसोलेट करते हैं उसकी वायबिलिटी चेक भी की जाती है, उसकी वायबिलिटी भी चेक की जाती है कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो वायबल है या फिर नहीं है, वो वायबल है या फिर नहीं है। इसके लिए कई टेस्ट होते हैं, एक FDA टेस्ट होता है। तो FDA का यहाँ पे देखिए मतलब है फ्लोरेसिन, ठीक है, डाई एसीटेट, फ्लोरेसिन डाई एसीटेट, ये जो है एक प्रकार की डाई है, फ्लोरेसिन डाई एसीटेट, ठीक है। जब हम इसको जो है
ट्रीट करते हैं, मतलब प्रोटोप्लास्ट को जो है इससे जब हम ट्रीट करते हैं फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट से, तो यहाँ पे होता क्या है, जो वायबल प्रोटोप्लास्ट है, जो वायबल प्रोटोप्लास्ट है उसकी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट के द्वारा। फ्लोरेसेंट मतलब एक प्रकार से चमकीला, है नहीं, फ्लोरेसेंट मतलब एक प्रकार से चमकीला, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट जो है डाइएसिटेट हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं ये जो है, जो वायबल प्रोटोप्लास्ट है, इसकी सेल मेम्ब्रेन इसको एब्जॉर्ब करके और एक येलो ग्रीन कलर का जो है, येलो ग्रीन कलर शो करते हैं, येलो ग्रीन शो करते हैं, जिससे हम जान जाते हैं कि ये जो है प्रोटोप्लास्ट वायबल है और ये नॉन वायबल है। अगर येलो ग्रीन कलर शो हो रहा है तो इट मीन्स वायबिलिटी है, अगर नहीं हो रहा इट मीन्स वायबिलिटी नहीं है। अच्छा, एक चीज ये कि हम जो है विद इन 5 मिनट जो है इसकी वायबिलिटी को, मतलब ट्रीटमेंट देने के 5 मिनट में ही जो है हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट के बाद जो है ये डिसोसिएट हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन से ये जो है डिसोसिएट हो जाता है, और फिर जो है अगर वायबल प्रोटोप्लास्ट है वो भी जो है फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो विद इन 5 मिनट जो है हम इन चीजों को एसेस कर लेंगे, एफडीए का ट्रीटमेंट देंगे और 5 मिनट के अंदर हम चीजों को देख लेंगे कि वायबिलिटी है या फिर नहीं है। जो वायबल नहीं होंगे उनको फिर हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो वायबल होंगे उनको हम रख लेंगे, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हम काल्का फ्लोर व्हाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, काल्का फ्लोर व्हाइट इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काल्का फ्लोर व्हाइट को यूज करके भी हम प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो है हमको सेल वॉल के फॉर्मेशन के द्वारा हमको जो है ये प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी को डिटेक्ट करके देता है। ऑनसेट ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, कितनी जल्दी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस आधार पे जो है ये हमको जो है बताता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो वायबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो काल्का फ्लोर व्हाइट का यूज कर सकते हैं या फिर फेनोल सैफ्रानिन का यूज कर सकते हैं, फिनॉल सैफ्रानिन का यूज कर सकते हैं, सैफ्रानिन ये भी यूज कर सकते हैं, फिनॉल सैफ्रानिन। ये कैसे यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने से क्या होगा कि जो नॉन वायबल प्रोटोप्लास्ट है वो रेड कलर शो करने लगते हैं, जो नॉन वायबल प्रोटोप्लास्ट है, जो डैमेज प्रोटोप्लास्ट है वो रेड कलर शो करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि विच प्रोटोप्लास्ट आर वायबल एंड विच प्रोटोप्लास्ट आर नॉन वायबल, ठीक है। तो ये सारे जो है मेथड्स है जिनके थ्रू हम प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट के जितने भी एस्पेक्ट थे उनको हमने आज डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।